हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और 69th बीपीएससी का प्रिपरेशन आप सबका काफ़ी जोरों शोरों पर होगा। तो सारथी फॉर सिविल सर्विस दिल्ली मुखर्जी नगर केंद्र के माध्यम से टोटल 20 टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और टेस्ट का जो चार्ज रखा गया है, विद्यार्थी को ज़्यादा बर्डन ना आए इसलिए 2100 रुपया ध्यान रखा गया है। और ऑनलाइन जो देना चाहते हैं उनके लिए 1100 रुपये निर्धारित किया गया है। और पूरा जो क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ ऑनलाइन यूट्यूब पर आप देख पाएंगे और उम्मीद करूंगा कि इसका लाभ ले पाएंगे। और एज ए जो आपका एग्जाम हुआ है उसी पैटर्न पे बनाया गया है। एक चीज ध्यान रखना है। दूसरा कि जो अगर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा तो 4 ऑप्शन अगर हुआ तो निश्चित है कि 1/3 निगेटिव होगा। अगर 5 ऑप्शन होगा तो 1/4 होगा। लेकिन हम लोग जो बीपीएससी का फॉर्म भर रहे थे उनसे डिमांड किया गया था कि क्या कंडीशन होगा, इसलिए हम लोग पहला टेस्ट 69th बीपीएससी पीटी टेस्ट के लिए हमारा जो फुल टेस्ट फर्स्ट टेस्ट है उसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और आंसर को भी देखते चलेंगे। फटाफट करते चलते हैं तेजी में कि क्या है कैसे है। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में किस पाल शासक ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया। पाल शासक तो आपको पता होगा कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल था। गोपाल के बाद धर्मपाल बनता है। धर्मपाल के बाद आप देखेंगे कि उसी का बेटा है देवपाल। जो देवपाल का जो टाइम है 815 से लेकर आप देख पाएंगे कि 850, 815 से 850। तो देवपाल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देवपाल। मतलब किस पाल शासक ने मुंगेर को राजधानी बनाया, तो देवपाल। थोड़ा सा देवपाल के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। एक कि इस शासक ने यानी देवपाल ने पहला क्या किया कि असम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। असम यानी प्रयाग ज्योतिषपुर तक विस्तार करने का काम किया। एक दूसरा कि शैलेंद्रवंशी शासक ने जब इनके इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है, शैलेंद्रवंशी शासकों ने नालंदा महाविहार में अपना बौद्ध केंद्र स्थापित करने के लिए 5 गांव दान में मांगा। तो 5 गांव देने का काम किया। यह 2 मेजर पॉइंट आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये पहला याद रखिएगा कि पाल शासक ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया। एक फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो रहा है। दूसरा, बिहार के जानकारी के स्रोत में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आप कौन सही सुमेलित नहीं है तो आपको देखना चाहिए कि 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे। तारीखे फिरोज शाही, तारीखे फिरोज शाही ये जो आपका पुस्तक है जियाउद्दीन बर्नी का लिखा गया है, ठीक है। और यह कई शासकों, सल्तनत शासकों के बारे में जानकारी देते हुए दिखाई पड़ेगा। दूसरा जो है रजनी रत्नाकर, यह जो पुस्तक है चंद्रेश्वर का लिखा हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, यह भी सही है। तीसरा तबकाते नासरी, यह जो आपका एरिया है रिजिकुल्ला का नहीं है, गलत है। आपको तबकाते नासरी जो पुस्तक है भारत में फारसी में लिखा गया प्रथम पुस्तक, कैसा है, भारत में लिखा गया फारसी में लिखा गया प्रथम पुस्तक है। एक इसी इसके लेखक जो है तबकाते नासरी का जो ऑथर है, आपको याद रखना है, किसको याद रखना है, मिन्हास उस सिराज, मिन्हास उस सिराज को। और बीपीएससी ने आपको तबकाते नासरी से एक बार क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा पुस्तक है, निम्नलिखित में से वह कौन सा पुस्तक है जिसमें बिहार मध्यकाल में बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। तो बताना है कि यह आपको क्या बताना है कि भाई यह जो है आपको तबकाते नासरी में। कृति लता एवं कृति पताका, विद्यापति का, विद्यापति आपको पता ही होगा कि विद्यापति आप कहां थे, तो शिव सिंह के दरबार से जुड़े हुए थे, उसके दरबारी कवि थे और वह कर्नाट वंशीय शासक था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि कृति लता एवं कृति पताका विद्यापति का है। तीसरा, निम्नलिखित में से किस बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजी कंपनी के साथ उद्मनाला, कौन सा युद्ध, उद्मनाला का युद्ध लड़ा। तो आपका आंसर आना चाहिए कि आपको मीर कासिम पर ध्यान जाना चाहिए। किस पर, मीर कासिम पे। तो आप देखेंगे कि बंगाल के नवाब को अगर व्यवस्थित करेंगे, बंगाल नवाब को
बंगाल नवाब में आप देखेंगे तो पहला आपको दिखाई पड़ेगा सिराजुद्दौला दौला। सिराजुद्दौला आपको पता ही होगा। दूसरा, जिस समय सिराजुद्दौला के समय में ही 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध लड़ा जाएगा। दूसरा, मीर जाफर, इसने बंगाल को बेच देने का काम किया। बंगाल का प्रथम क्रांति, जैसा कि वेंसीटाट कहता है, बंगाल का प्रथम क्रांति होने का काम करेगा। दूसरा, तीसरा मीर कासिम। मीर कासिम आप देखेंगे, तीसरा मीर जाफर के बाद बंगाल नवाब बना मीर कासिम। मीर कासिम इसने क्या किया कि राजधानी बंगाल जो मुर्शिदाबाद था उसको मुंगेर लाने का काम करेगा। एक दूसरा कि आप देखेंगे कि 63 में ही 1763 में 2 सितंबर 1763 को क्या करेगा कि 2 सितंबर, याद रखना है, 2 सितंबर 1763 को उद्मनाला का युद्ध लड़ने का काम करेगा अंग्रेजों से। इसमें पराजित होता है और वह आगे चल के क्या होगा कि अवध के नवाब के पास चला जाएगा और वहीं से आप देखेंगे कि आप मुगल शासक, अवध नवाब और मीर कासिम मिलकर आप देखेंगे कि 22 अक्टूबर 64 को 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा जाएगा और यह युद्ध भारत के भाग को निर्धारित करने का काम करेगा। प्लासी के बाद जो बक्सर का युद्ध हुआ, इसने भारत के भाग को निर्धारित कर दिया। इसके बाद जस्ट आप देखते हैं कि इलाहाबाद का संधि आपको 1765 में होता है और यह 65 में 12 अगस्त और 16 अगस्त को होगा। तो यह भी ध्यान रखने का, छोटा छोटा डाटा मैं तेजी में कराते जा रहा हूं। तो यह तीसरा प्रश्न, बिहार में देखिए कि बिहार में हुए जनजातीय विद्रोह में कौन सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो हो विद्रोह, पूर्वी भारत का बात करेंगे, बिहार उसी का हिस्सा है, यह आपका सही 1820-21 में। कोल विद्रोह यह भी 31-32, यह भी सही है। भूमिज विद्रोह 1832-33, यह भी सही है। खेरवार आंदोलन, यह जो एरिया है आपको गलत है क्योंकि 1860 के आसपास में खेरवार आंदोलन की शुरुआत हुआ। तो यह डेट वाई भी क्वेश्चन कई बार बीपीएससी के द्वारा पूछ लिए जाते हैं, तो आपको यह डेट और सीक्वेंस को याद रखना चाहिए। बस एक छोटा सा थोड़ा थोड़ा डाटा को याद करते जाएंगे तो आसानी से होते चला जाएगा। निम्नलिखित में से अब आपको दिखाई पड़ा है कौन बिहार हेराल्ड के संपादक। अब देखिए एक प्रश्न है, कौन से बिहार हेराल्ड के संपादक हैं? निम्नलिखित में से कौन बिहार हेराल्ड के संपादक हैं? तो बिहार हेराल्ड के संपादक, आप सबको सीधा प्रश्न आपको याद होना चाहिए कि बिहार हेराल्ड के संपादक सच्चिदानंद सिन्हा नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण सहाय आ रहा है, महेश नारायण का आ रहा है। महेश नारायण आप देखें कायस्थ गजट लिखने का काम करते हैं। और गुरु प्रसाद सेन, यह आपको कौन, बिहार हेराल्ड के लेखक कौन है? गुरु प्रसाद सेन। तो आपको याद रखना चाहिए बिहार हेराल्ड के लेखक कौन है? गुरु प्रसाद सेन, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होगा कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा गया है? सच्चिदानंद सिन्हा को। यह एकदम ध्यान रखने की जरूरत है। आधुनिक बिहार का निर्माता कोई पूछेगा तो क्या जवाब होना चाहिए? आपका जवाब आना चाहिए कि सच्चिदानंद सिन्हा, यह ध्यान रखिएगा। गुरु प्रसाद सेन को याद रखना है कि बिहार हेराल्ड के हैं। महेश नारायण आप देखेंगे ये सभी पृथक बिहार, एक चैप्टर है कि पृथक बिहार का निर्माण कैसे किया गया। तो यह आपको सारे लीडर उससे जुड़े हुए हैं। तो अभी आपको इतना याद रखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इतना याद रखने की आवश्यकता है। फिर आता है कि बिहार में हुए संवैधानिक विकास के संदर्भ में सही कथनों का चयन करते हुए उत्तर चुने। बिहार में हुए संवैधानिक विकास यानी कि संवैधानिक विकास से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है आपका कि दिसंबर 1920 को बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत हुई और इसी समय बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने। यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। आपको पता होगा 1919 के भारत शासन अधिनियम, उत्तरदायी शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को जब आप पढ़ेंगे, जो 1718 में मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड आपको भारत का वायसराय नियुक्त किए गए थे।
तो दोनों ने मिलकर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट दिया, 18 में प्रकाशित हुआ। उसमें आप देखेंगे, उसको पढ़ेंगे तो पहली बार उत्तरदायी शब्द आया है, याद रखिएगा पहली बार कब आया है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में। एक दूसरा, उसी को फॉलो करते भारत शासन अधिनियम यानी उत्तरदायी शासन देने की बात हुई, और इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। कहां हुआ? प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। इसी एक्ट के द्वारा महिलाओं को मत देने का राइट्स हुआ। यहीं पे केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था 1919 के अधिनियम के द्वारा ही केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की बात किया गया। इसी एक्ट को प्रोविजन रखते हुए आप देखेंगे कि आपको भारत में गवर्नर सिस्टम, गवर्नर व्यवस्था लाया गया, और भारतीयों को मतलब लाया गया इस एक्ट में, भारतीयों को एक्ट के जस्ट बाद आप देखेंगे कि जब बिहार में विधान परिषद या विधान सभा का गठन होता है, तो वहीं पे आपको प्रथम भारतीय जिन्हें गवर्नर भारतीय बनाए गए, उनका नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट को पढ़ा जाए कि 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद गवर्नर एमजी हैलेट ने श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने की निमंत्रण दिया। ठीक है, दूसरा, तो यह निमंत्रण दिया यानी कि सही है, निमंत्रण इन्हीं को मिला था, कोई दिक्कत नहीं है, यह आपको दिखाई पड़ रहा है, निमंत्रण दिया, कोई दिक्कत नहीं आता बात। दूसरा, यह बात सही है कि 1935 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, जो केंद्र में द्वैध शासन के लागू हुआ, उसको आधार बनाते हुए पहली बार प्रांत में चुनाव हुआ, और प्रांत में जब चुनाव हुआ तो आप देख पाएंगे 37 में चुनाव जब हुआ तो कांग्रेस के 5 राज्यों में जो कांग्रेस का पूर्ण बहुमत मिलते हुए देखेंगे, 5 राज्यों में। तो आप घबराने के 6, 7, 8 लिख रहा है, घबराना नहीं है, 5 राज्य फिक्स कर लीजिए कि 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत, जिसमें आप देखेंगे कि बिहार प्रांत में जो वहां के हमारे गवर्नर साहब थे एमजी हैलेट ने श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। लेकिन बात कहां फंस गई कि गवर्नर साहब को कहा गया था माननीय श्री कृष्ण सिंह के द्वारा कि गवर्नर साहब काम काज में हस्तक्षेप नहीं करने का पहले आश्वासन दे, तब मैं सरकार का गठन करूंगा। यह आश्वासन नहीं मिला, न राज्य से न केंद्र से। तो उसके बाद फिर तीसरा लाइन कह रहा है श्री कृष्ण सिंह सरकार बनाने के लिए सहमत हुए, और बिहार में कांग्रेस के प्रथम सरकार गठित की, यानी कि गलत है, प्रथम सरकार इंडिपेंडेंस पार्टी यूनुस का गठित हुआ, इंडिपेंडेंस पार्टी यूनुस प्रथम प्राइम मिनिस्टर बिहार के बनने का काम किया। यानी कि तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, यानी कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि आंसर पे आप जाएंगे तो सी आंसर हो जाएगा। तो यह ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, बिहार के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मेवालाल किस जिला से जुड़े हुए थे? मेवालाल के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे कि इनका जो मेवालाल प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इनका जो आपका जो जन्म हुआ है वह आपको गया, वर्तमान नवादा से थे, गया, यानी कि आंसर आपका 7 का सी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा मेवालाल किस जिला से जुड़े हुए थे, तो मेवालाल गया जिला से जुड़े हुए थे। नवादा भी दे दे तो आपको नवादा को ध्यान रखने की जरूरी है, क्योंकि जन्म आपका आज का जो वर्तमान नवादा वाला एरिया हो जाता है। ठीक है, यहां तक ध्यान रखिएगा। अब आया क्वेश्चन है कि बिहार में कौन से नेता थे जिन्होंने सरदार पटेल के साथ मिलकर बारदोली के किसान आंदोलन में भाग लिया? बिहार के वो कौन से नेता थे जिन्होंने सरदार पटेल के साथ मिलकर बारदोली के किसान आंदोलन में भाग लिया? यह आपको ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती और राजकुमार शुक्ल। आपका 8 नंबर जो प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। 8 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर होगा आपका राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना है कि सरदार पटेल के साथ किसान आंदोलन में भाग लिया, और आपको दिखाई पड़ेगा कि गांधी जब आंदोलन की शुरुआत करते हैं
तो 31 में राजेंद्र बाबू को आप देख पाएंगे कि गुजरात में ही क्या हुआ कि गुजरात में ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, गुजरात में गिरफ्तार कर लेने का काम किया जाएगा। तो बिहार से, और राजेंद्र प्रसाद आपको पता ही होगा कि कई सारे इतिहास में एक महान जगह लेने का काम करेंगे, तो यह ध्यान रखिएगा। अभी तत्काल हम लोग इसको देखते हैं। अब आया कि रामगढ़, अगला जो आपका 9 नंबर प्रश्न है, आपका जो 9 नंबर प्रश्न है कि रामगढ़ बिहार में हुए कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है, 50वां, 51वां, 52, 53वां। तो आपको बताना है कि सर याद है मुझे कि यह 53वां अधिवेशन था। डॉक्टर अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। आजाद, इसी में आप देखेंगे कि रामगढ़ अधिवेशन में ही गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया था, यह भी ध्यान रखिएगा। तो प्रथम सत्याग्रही आप देखेंगे कि प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को बनाया गया था, यहां तक ध्यान रखना है। दूसरे सत्याग्रही आपके कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यह भी 2-3 डाटा आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड जो डाटा क्या निकल के आया, एक तो डॉक्टर अबुल कलाम आजाद निकल के आ गए, दूसरा अभी हमने बताया कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया, व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा। द व्यक्तिगत सत्याग्रह में आपको 2 व्यक्ति का, विनोबा भावे को देखना है, विनोबा भावे, और दूसरा पंडित नेहरू। यह भी याद रखिएगा, यह डाटा आपको काम करेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं कि निम्नलिखित व्यक्तियों अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, चरक को किस भारतीय शासकों ने संरक्षण देने का काम किया। यह जो हमारा 11 नंबर प्रश्न है, आप जरा देखते चलिए। अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, चरक, इन स्कॉलर को प्राचीन भारत में किस शासकों ने संरक्षण दिया। तो देखिए मिनांडर का नाम आया है ए में, बी में हुविस्क का नाम आया, तीसरा में कनिष्क का, और चौथा में वसुमित्र का। यानी कि इस दौर में एक महान शासक है कनिष्क। तो कनिष्क, आपको कनिष्क से पहले एक देखिएगा मिनांदर आया है, तो मिनांदर को कैसे याद रखा जाए। तो भारतीय एक आचार्य है, बौद्ध आचार्य है, नागसेन को याद रखेंगे। आंसर आपका हुआ सी, ठीक है। लेकिन हम एक्स्ट्रा जानकारी, नागसेन ने क्या किया कि मिनांडर हिंद यूनानी शासक है मिनांडर, जिसने सोने का सिक्का जारी किया था। इसके साथ वार्तालाप हुआ, नागसेन के साथ वार्तालाप, बौद्ध हो जाएगा, बौद्ध धर्म को ग्रहण करेगा मिनांदर, बौद्ध धर्म को ग्रहण करेगा। और आप देख पाएंगे कि यह दोनों का जो संवाद होगा मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक आएगा। तो यह आपको ध्यान रखना है मिनांदर के बारे में, ठीक है। वसुमित्र जो आप देख रहे हैं वो शासक के साथ साथ आपको हुविस्क भी शासक है, लेकिन फेमस पर्सनालिटी है कनिष्क के समय में ही अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन और चरक जैसे स्कॉलर उसके दरबार में सुशोभित हो रहे थे, यह ध्यान रखिएगा। अब आपको ध्यान रखना है कनिष्क। तो पहला क्या रखिएगा कि चौथा बौद्ध काउंसिल कुंडलवन कश्मीर वसुमित्र की अध्यक्षता में आपको कनिष्क के समय में हुआ, फोर्थ बौद्ध काउंसिल, यह ध्यान रखना है। और उसी चौथा बौद्ध काउंसिल में संस्कृत में विभाषा शास्त्र को लिखा गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। यह ऐसा महान शासक है कि इसने शक संवत जारी किया, जो शक संवत 21 और 22 मार्च ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर निर्धारित होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। इसके समय में कुषाण शासकों के समय में सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का जारी हुआ, यह भी ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। यह भी कनिष्क के बारे में डाटा था। अब आया कि निम्नलिखित शासकों को समयानुसार क्रमबद्ध कीजिए टाइम के हिसाब से। कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। तो पहले आपका 3 नंबर आ जाएगा, समुद्रगुप्त 1 में रखिए, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय 4 नंबर को रखिए, तीसरा 2 नंबर को रखिए, और चौथा में लास्ट में आप 1 नंबर को रखिए।
तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सारा डाटा आपका क्लियर हो गया। समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड है आपको 335 से 380, ठीक है। समुद्रगुप्त 335 से 380 आपका ये याद रखना है। अच्छा, एक व्यक्ति समुद्रगुप्त के बारे में अगर आपसे पूछ दिया जाए तो 3-4 डाटा फटाफट याद रखना चाहिए। एक कि पहला कि यह शासक को भारत का वी स्मिथ, वेंसेंट आर्थर स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा, एक डाटा। दूसरा आपको याद समुद्रगुप्त के बारे में रखना है, यानी कि पहले आंसर देख लेते हैं कि आंसर कौन हुआ। तो आंसर आपका डी हो जाता है, 3-4-2-1, यानी कि आंसर डी हो गया। आंसर क्या हुआ? डी हुआ। अब बात करते हैं डी के साथ साथ बात करते हैं आंसर के बाद कि पहला डाटा समुद्रगुप्त के बारे में अगर आपसे पूछता है कि समुद्रगुप्त के बारे में अगर पूछा जाए तो पहला बताना क्या है कि सर ये भारत का नेपोलियन विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा कहा गया, एक। दूसरा आपको बताना है कि यह व्यक्ति, इस व्यक्ति के बारे में प्रयाग प्रशस्ति, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में जो स्थापित हुआ या लिखा गया, उसी का एक संधि विग्रहिक मंत्री है हरिसेन, उसने लिखवाने का काम किया, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ। दूसरा, तीसरा कि इसी के बारे में आपको बिना बजाते हुए सिक्का का जानकारी मिल जाएगा। इसकी तुलना नेपोलियन, क्योंकि इसने उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया और कई राज्यों को, कई क्षेत्रों को मिलाकर एक सशक्त केंद्रीकृत शासन देने का काम किया। इसलिए समुद्रगुप्त महान शासकों के कड़ी में रखे जाते हैं, यह याद रखिएगा। दूसरा आप देखेंगे कि दूसरा जो शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका टाइम 300, इस शासक का जो टाइम है आपका भारतीय, इस समय आप प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, राष्ट्रपति कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं, यह 380 से लेकर 414-15 के आसपास में जाएगा। 412-13 के आसपास में इसका डेट जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय डेट से आपको ध्यान रखने से क्या होता है कि आपका टाइम का पता चलेगा कि भारत का कौन सा शासक किस टाइम पीरियड में हुआ है, तो यह ध्यान रखने की जरूरत। अब चंद्रगुप्त द्वितीय को कैसे याद रखा जाए, तो पहला ये ऐसा शासक है कि शक शासक, जिसका शक मतलब गुजरात के हिस्से पे क्या हुआ कि अधिकार था और वह चांदी वाला रूट था। तो जो याद करने का तरीका हमको बता दें, कुछ कुछ चीजें आपको जल्दी में याद करा दे रहे हैं कि शक शासक शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करने का काम किया, एक। दूसरा एक बताइएगा, दूसरा आपको बताना है कि इसी ने रूपक नामक चांदी का सिक्का जारी किया। तीसरा, इसी शासक से मेहरौली लौह स्तंभ पे चंद्र जो लिखा हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंध जोड़ा जाता है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आपको बताना है इस शासक के बारे में कि इसी के समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत में भ्रमण करने के लिए आया। यह 3-4 पॉइंट आपको याद रखना चाहिए इस शासक के बारे में। इसके साथ साथ पांचवा पॉइंट कि इसके दरबार में महान नवरत्नों में कालिदास, जानते हैं पर्सनालिटी इसी से जुड़ा हुआ है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अमर सिंह अमरकोश के ऑथर, यह भी आपको याद रखना है। वैताल भट्ट, यह भी इससे याद रखना है। तो नवरत्नों में इसके दरबार से, नवरत्नों से जुड़े हुए लोग रह रहे थे। यह भी धनवंतरी, यह सारे साइंटिस्टों और साहित्यकारों का जमघट अगर किसी के दरबार में दिखाई पड़ रहा है तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार। बस इतना याद रखिएगा क्योंकि कम समय आगे आपको बढ़ाना है। फिर आता है कुमारगुप्त प्रथम। आपको कुमारगुप्त प्रथम, यह आपको आपका इसका जो टाइम है 412 से लेकर आप देखेंगे 455, 412 से लेकर 412 से लेकर 55 तक इसका टाइम है, 55 तक। यह इस आप देखेंगे कि इस समय गुप्त शासकों की स्थिति में गिरावट आने लगी, एक। दूसरा आप देख पाएंगे कि इसने क्या किया कि कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार का निर्माण करने का काम किया, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त आप देखेंगे कि इसी के समय में हुनों का आगमन हुआ जिसे स्कंदगुप्त ने पराजित करने का काम किया, तो यह भी ध्यान रखिएगा। भीतरी स्तंभ लेख, हुनों के आगमन की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है, तो यह सारा डाटा आपको क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। अब आया 14 नंबर प्रश्न से कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन काल में उत्तर भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है। देखिए आपको ध्यान रखना है, सिंचाई का साधन पूछ रहा है, तो आप देखेंगे जो प्राचीन टैक्स को पढ़ेंगे तो घटी यंत्र या अर्घट,
घटी यंत्र या अर्घट यह सिंचाई का साधन था। ये जो द्रोण वाप देख रहे हैं और कुल वाप, ठीक है, यह देखिए सिंचाई का साधन। आपको 14 नंबर प्रश्न जब हम लोग देख रहे थे, एक 13 नंबर पहले प्रश्न छूट गया आपका। पहले 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर, भारत के किस क्षेत्र में द्रविड़ मंदिर शैली प्रसिद्धि प्राप्त हुई? प्रसिद्धि गलत लिखा हुआ वहां पे, द्रविड़ मंदिर शैली की प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो आपको दिखाना है कि द्रविड़ मंदिर शैली दक्षिण भारत, आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत, डी ऑप्शन हो जाएगा। आप देख पाएंगे डी, ठीक है। और यह जो मंदिर शैली है इसमें आप देखेंगे पल्लव शासकों के समय स्टार्ट हो जाएगा आपको। पल्लव शासक, पांड्य शासक, चोल शासक, विजयनगर शासकों ने इसे अपने समय में कंटिन्यू करने का काम किया और एक विशेष प्रकार की मंदिर शैली का विकास हुआ। आप देखेंगे कि विजयनगर में कल्याण मंडप जुड़ जाएगा, जो कि यूपीएससी ने प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ मंदिर शैली विकसित था। अब आया कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन काल में उत्तर भारत में सिंचाई के एक प्रमुख साधन था? तो आपको ध्यान रखना है कि घटी यंत्र या अर्घट, प्राचीन भारतीय टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो यह सिंचाई का साधन है। द्रोण बाप और कुल्य बाप, यह जो दोनों टर्मिनोलॉजी आया है गुप्ता पीरियड में पढ़ेंगे तो भूमि माप से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? भूमि माप से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? भूमि माप से जुड़ा है। तो यह आपको ध्यान रखना है। कुषाण काल में जैन धर्म लोकप्रिय था। प्लेस दिया हुआ है मथुरा, पटना, उज्जैन और लाहौर। पटना 3 जगह आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो जब यहां आप देखेंगे तो यहां पे कुषाण काल में जो मूर्ति कला के रूप में जैन धर्म काफी मथुरा में प्रसिद्ध था। मथुरा में एक चीज और ऐड करना है कि आप पोस्ट मौर्य में खारवेल और उसकी पत्नी क्या करेगी कि आपको उड़ीसा के क्षेत्र में उदयगिरी और खंडगिरी पर्वत में जैन धर्मावलंबी को रहने के लिए गुफा दान देने का काम करेगा। और जो खारवेल का हाथी गुफा लेख है, एक्स्ट्रा डाटा मैं ऐड कर रहा हूं, हाथी गुम्फा लेख, इसमें आप देखेंगे तो इस पर भारतवर्ष लिखा है। इसमें आप देख पाएंगे कि भारतवर्ष शब्द भी आया। यह भी एक बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुषाण काल में जैन धर्म के लोकप्रिय, तो आप मथुरा कला का नाम सुनेंगे, गंधार कला का नाम सुनेंगे। यह सब मथुरा जो है आप देखेंगे कनिष्कों का सांस्कृतिक राजधानी रहा, द्वितीय राजधानी है। तो यहाँ पे कंकाली टीला से कई सारे जैन मूर्तियां मिले हैं कंकाली टीला से, तो यह ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखिए कि मध्यकाल में आने वाले विदेशी यात्रियों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? अब जरा इसको देख लिए तो इसमें मार्को पोलो पहला, ये आपको मार्को पोलो जो है इटली का था। कैसा? इटली का था, यह सही है। और चीन के दरबार में गया। कुबलाई खां के आपको देख पाएंगे कि आपको चीन सम्राट कुबलाई खां के दरबार में गया था, यह ध्यान रखने की जरूरी है। द्वारतो बरबोसा, यह भी बरबोसा पुर्तगाली है, यह भी सही है। और यह आप विजयनगर साम्राज्य में बरबोसा कृष्णदेव राय से जुड़ा हुआ है। कृष्णदेव राय जो महान शासक है उससे जुड़ा हुआ है। अब्दुल रज्जाक, यह गलत है। कौन सही सुमेलित नहीं, यानी कि गलत है, यह सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अब्दुल रज्जाक जो है आपको अब्दुल रज्जाक यह है कहां से? तो आप देखेंगे कि हेरात का है, फारस का है, यह हेरात क्षेत्र का है। तो ये वाला एरिया आपका गलत है। डोमिंगो पायस, यह भी विजयनगर साम्राज्य में भ्रमण करने का काम किया। तो ये वाला एरिया आपको मैचिंग में आपको दिया जा सकता है। तो इसको आप याद करते चलेंगे, यहां से हमारा चीज क्लियर हो जाएगा।
17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित शासकों में कौन सा सल्तनत कालीन सुल्तान था दीवाने खैरात विभाग का गठन किया था? दीवाने खैरात विभाग का गठन किया था। तो आप देख पाएंगे कि दीवाने खैरात यह फिरोज शाह तुगलक, यानी कि फिरोज शाह, आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का टाइम क्या है? 1351 से लेकर 1388 के टाइम में आप देखेंगे कि सल्तनत कालीन का सुल्तान है। इसने कई सारे, भले इसका राजनीतिक विस्तार आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन सोशल वेलफेयर स्कीम जो है इन्होंने कई सारा लाने का काम करेगा। तो पहला क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद यह गद्दी पर बैठता है, और बैठने के साथ साथ इसने जो कई सारे कर थे उस कर को 23-24 कर को समाप्त करके 4 कर को निर्धारित किया। एक, दूसरा ब्राह्मणों पर जजिया लगाने का काम किया। तीसरा कि इसने बंदगान दास विभाग की स्थापना किया। चौथा, दारुल सफा अस्पताल का काम किया। खैरात विभाग का व्यवस्था करने का काम किया। कई सारे बाग बगीचे लगाने का काम किया। जौनपुर राज्य का निर्माण किया। ये सारे कई सारे काम किए जिसे वेलफेयर स्कीम जुड़ा हुआ है। तो फिरोज शाह तुगलक को याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। निम्नलिखित संतों को कालक्रम के अनुसार से व्यवस्थित करें। तो आप पहले देखेंगे किसको रखेंगे हम लोग इसमें? शंकराचार्य को। किसको रखेंगे? शंकराचार्य। अद्वैतवाद केरल से है। 1-2 नंबर को ध्यान रखने की जरूरत है। फिर रामानुजाचार्य, यानी कि बी हो जाएगा रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य को देखेंगे विशिष्टा द्वैत। क्या है? विशिष्टता द्वैत। विशिष्टा द्वैत सिद्धांत देने का काम करेंगे। रामानुजाचार्य ज्ञान मार्गी है। कैसा है? सॉरी, शंकराचार्य कैसा है? ज्ञान मार्गी है। ज्ञान मार्गी है। और रामानुजाचार्य कैसा है? भक्ति मार्गी है। यह भी ध्यान रखने की जरूरत है, भक्ति मार्गी है। ठीक है, वह कहते हैं कि भक्ति करिए, मोक्ष मिलना ही मिलना है। और शंकराचार्य कहते हैं कि आपको, शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता है, और यह कहते हैं कि आपको जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आपकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा, बार बार आपकी आत्मा रिवर्त लेते रहेगी। अगला जो हम देख रहे हैं गुरु नानक। गुरु नानक 1400, आपका इनका जो जन्म टाइम पीरियड है 1469 से लेकर आप देखेंगे 1538 तक। 1538 तक पाकिस्तान के तलवंडी में इनका जन्म हुआ है, और सिख धर्म के संस्थापक है। तुलसीदास आपको पता है कि अकबर के समकालीन हैं। तुलसी अकबर के समकालीन। गीतावली, कवितावली इनकी पुस्तकें हैं। रामायण को आपको पता है, फेमस महाकाव्य इन्होंने ही लिखा। ठीक है, तो ये आपको इतना डाटा आपको याद रखना चाहिए। 20वां जो प्रश्न है, आज हम लोग 25 प्रश्न देखने का काम करेंगे। पच्चीसवां जो हमारा प्रश्न है, सॉरी 20वां जो प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में परगना स्तर पे भू राजस्व अधिकारी कौन है? तो 4 ऑप्शन है, अमल गुजार, आमिल, मुकद्दम, पटवारी। 4 ऑप्शन है। तो अमल गुजार, पहले देखिए, पहले तो सूबा मतलब प्रांत के नीचे चलेंगे तो सरकार के नीचे चलेंगे तो परगना के नीचे चलेंगे तो गांव में विभाजित था। कई बार यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देखिए कि आमिल जो है परगना का भू राजस्व अधिकारी था। आंसर क्या हो गया? बी, आमिल। अमल गुजार जो है सरकार में प्रशासनिक अधिकारी है, मतलब भू राजस्व प्रशासनिक अधिकारी है, ध्यान रखने की जरूरी है। मुकद्दम चौधरी का यह गांव स्तर पे आप देख पा रहे हैं कि गांव स्तर पे आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये आपको डाटा आपको याद होना चाहिए।
मुकद्दम और पटवारी गांव स्तर पर, मुकद्दम और पटवारी कहां है, गांव स्तर पर आप देख पाएंगे, गांव के स्तर पर। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहां तक याद हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है सूची 1 को सूची 2, मतलब भारतीय शासकों के द्वारा जो निर्माण कराया गया है उसको हम लोग देखते हैं। आज हम लोग 20 प्रश्न ही देखते हैं, कल मैं आपको और भी काम आपका करंट अफेयर्स का है, मैं थोड़ा सा उसको करता हूं। आज हम लोग 20 प्रश्नों को करते हैं। नहीं, ऐसा करते हैं, पूरा हिस्ट्री सेगमेंट को हम लोग एक साथ इसको निकालते हैं, हिस्ट्री सेगमेंट को तो कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, या मैचिंग करने वाला प्रश्न है आपका। पुराना किला, इलाहाबाद का किला, जहांगीर का मकबरा, लाहौर की बादशाही मस्जिद, किसने किसका निर्माण किया था, यह आपको 21 नंबर प्रश्न है। तो जरा देखिए इसमें शेरशाह जब आप देखेंगे तो पुराना किला का निर्माण किसने किया है, शेरशाह। एक का दूसरा शेरशाह हो गया, एक का दूसरा, यानी कि इसमें एक ही ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, वह है बी। एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है दूसरा, यानी कि इलाहाबाद किला का निर्माण तीसरा आपको अकबर के लेके जाएगा। 3 का सी का आप देख पाएंगे, लाहौर 1 नंबर। यहां पे ऑप्शन जो सेट है सी का एकमा, सी का एकमा। जहांगीर का मकबरा कहां पे है, लाहौर में है। लाहौर की बादशाही मस्जिद औरंगजेब, यानी कि बी ऑप्शन, यहां ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा, एकमा और चौथा, एकमा और चौथा, यहां से क्लियर हो जाएगा। यहां पे औरंगजेब पे थोड़ा याद रखना है, औरंगजेब पे याद क्या रखना है आपको, कि लाल किले का मोती मस्जिद, लाल किले का मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, ठीक है। यह आपको राबिया और इसकी जो वाइफ थी राबिया दुर्रानी का मकबरा औरंगाबाद में राबिया दुर्रानी का मकबरा, ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। यह डाटा आप इतना याद रखेंगे तो यहां से आपका काम होते चला जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नीचे 2 कथन दिए गए, इसमें एक एक कथन दूसरे कथन का कारण वो कहां तक सपोर्ट करता है, कहां तक सही है। अब ये कथन है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाली कंपनी का प्रथम गवर्नर था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी जारी किया और हिंद महासागर के व्यापार पर एकाधिकार किया, यानी कि अभी कथन सही है। कारण दूसरा कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पुर्तगाली साम्राज्य को वास्तविक रूप से स्थापित किया और गोवा पर अधिकार, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन क्या एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। तो पहला कथन कारण, कथन ए और कारण दोनों सही है, ठीक है। कथन ए और दोनों सही तथा कारण आर स्पष्टीकरण यहां लिख लीजिएगा, नहीं करता है, नहीं करता है, यानी कि बी हो जाएगा। दोनों 2 स्टेटमेंट है। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा जो पुर्तगाली कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल है, ब्लू वाटर पॉलिसी जारी किया, एक। दूसरा बताना है कि आपको 9 से लेकर आप देखेंगे 1509 से लेकर 1509 से लेकर 15 तक का जो
गवर्नर बनने का काम किया, गवर्नर बनाया गया, वह था आपको अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसने क्या किया कि पुर्तगाली साम्राज्य को वास्तविक रूप से संस्थापित करने का काम किया और बीजापुर के शासकों से गोवा छीन लेने का काम किया। तीसरा कि मुस्लिम लोगों को सताने का काम किया। ईसाइयों को कहा कि आप यहाँ पे शादी कर लीजिए, ठीक है, शादी करके जनसंख्या को बढ़ाने का काम करिए। तो इसका एक अचीवमेंट था, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग थे, इसलिए आंसर इसमें सिर्फ नहीं जोड़ लेना है, बी ऑप्शन आपको छूट गया है किसी कारणवश, मतलब टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। 23 प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला 23 का उत्तर बी। पहला एक्स-अपेल की संधि, प्रथम कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार को लेकर यह युद्ध शुरू होगा, एक। दूसरा 3 अगस्त 1749 को दूसरा युद्ध अंबुर का युद्ध होगा। तीसरा वांडीवास होना चाहिए, वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760। इसमें आपको दिखाई पड़ेगा आयरकुट का नाम सुनेंगे, मांडीवास के युद्ध में सर आयरकुट का नाम सुनेंगे, यही जीतने का काम करेगा अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि से, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति आपको पांडिचेरी 1754-55 का घटना है, 1755 यह याद रखिएगा। और लास्ट में पेरिस की संधि 63 में 1763 पेरिस की संधि। इस डायमेंशन से अभी आपको क्या करना चाहिए कि याद रखना चाहिए, और याद जब आप रखते जाएंगे तो चीजें बेहतर होते चला जाएगा। आज हम लोग बस लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 24 और 25 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे कि काम करेंगे। कि बंगाल नवाब मुर्शीद कुली खां के द्वारा उठाए गए कदमों में कौन सही नहीं है। बंगाल नवाब मुर्शीद कुली खां द्वारा उठाए गए कदमों में कौन सही नहीं है। तो आप देख पाएंगे सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना क्या है कि मुर्शीद कुली खां को आप देखेंगे कि औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने बंगाल का दीवानी अधिकार के साथ दीवान बनाने का काम किया। वहीं आपको इस व्यक्ति को फारुखसियर ने क्या किया कि 1717 में क्या करेगा फारुखसियर कि मुर्शीद कुली खान को सूबेदार बनाने का काम किया, यानी कि दोनों पावर, वित्तीय और प्रशासनिक दोनों पावर इसके पास मिल जाएगा मुर्शीद कुली खान के पास। और यह धीरे धीरे क्या होगा कि अपने आप को स्वतंत्र, दिल्ली से स्वतंत्र करते हुए चला जाएगा। इसने जब बंगाल के गद्दी पर बैठा नवाब बना तो इसने क्या किया, केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त कर लिया अपने आप को, राजस्व व्यवस्था को बेहतर किया, राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद लाया, 3 काम किया। चौथा, अंग्रेजों को बंगाल से बाहर नहीं कर पाया। अंग्रेजों पर नियंत्रण जरूर रखा लेकिन बंगाल से बाहर नहीं निकल पाया, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही नहीं है। 24 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया होगा। अब अगला जो है
अगला जो आपका आंसर है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस वंश शासक के साथ मद्रास की संधि की? मतलब इसका मतलब है मराठा, गायकवाड़, निजाम, मैसूर लिखा हुआ है, तो ध्यान आपको कहां से आना चाहिए? मैसूर पर। कहां पे? मैसूर पर, क्योंकि हैदर अली का नाम सुने होंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध का चर्चा, यहां पे युद्ध का चर्चा। और यह जो संधि होता है 1769 में, और यह जो संधि है, यह जो मद्रास की संधि है, हैदर अली ने अपने बलबूते पे बताया अंग्रेजों को कि आपको मेरा बात मानना पड़ेगा और मैं जो चाहूंगा उसी प्रकार का आपको तय करना पड़ेगा। तो आज हम लोग इसका 25 प्रश्नों को हम लोग देखने का काम किए, फिर हम लोग नेक्स्ट दिन देखने का काम करेंगे।